नहीं रहती है तो ये इशू अलग है। तो यार ऐसे ही चढ़ा देते हो मेरी। ओके ओके जैसे पता ही नहीं है। जिसको बोलते हैं शायद भाई आपका अगर सीधी सी बात है, रिजल्ट लेट से आना ये ऐसा मिथ हो गया। केरला के अंदर जो है ये इस तरह का कॉमन प्रैक्टिस है। अगर उनको फीवर भी हो गया है तो वो लोग सुदर्शन वटी लेंगे जाके। तो कुछ साल मैं केरला में रहा, वहाँ मैंने ज्ञान लिया। उसके बाद फिर मैं मध्य प्रदेश के कुछ फॉरेस्ट में रहा, पातालकोट, तामिया, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। एलोपैथिक दवाइयाँ जो आज के टाइम में इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं। आयुर्वेद जो है वो 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। अभी जैसे आपने देखा रिसेंटली कोविड फैल गया है, ये चीज़ ऑलरेडी जो है जनपदो ध्वंस चरक संहिता में एक चैप्टर है, उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है। कैसे ट्रीटमेंट होता है इसमें आयुर्वेद में? वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष हैं। 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं? तो आप 2 चुटकी सेंधा नमक, 2 चुटकी हल्दी, दोनों को हल्का सा बॉयल करो। कई लोगों को मैंने देखा कि उनका बीपी काफ़ी हाई रहता है या फिर काफ़ी लो रहता है। प्रकृति में हर चीज़ का ना संतुलन बना हुआ है। जमीन से आलू होता है तो आलू के अंदर नमक की मात्रा अपनी प्रकृति ने दी है। हम अपने स्वाद के लिए क्या करते हैं, उसमें नमक की मात्रा को बढ़ाने लगते हैं, टेस्ट के लिए बढ़ाने लगते हैं। उसमें आपको करना क्या है, सुबह जैसे आप उठने के बाद आपको जमीन पे, फर्श पे पैर नहीं रखने हैं। बैठे बैठे जग उठाया और उसको धीरे धीरे पानी पी लिया। तो इसी तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ होमली टिप्स हैं। देखो डायबिटीज़ का रीज़न क्या है, मनुष्य खुद ही है। हम घरों में पूजा करते हैं तो पूजा में एक फूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम गुड़हल का फूल बोलते हैं जी। गुड़हल का लाल फूल होता है जो देसी प्लांट है, उसकी 4 पत्ते और 2 कलियां सुबह खाली पेट खाना है। उसके आधे 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है आपको। 1 महीने बाद अपनी शुगर टेस्ट करा लें। कई बार हार्ट की वॉल्स पे प्रेशर देना स्टार्ट कर दे, जिसको लगता है कि हार्ट अटैक आने को हो रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, एसिडिटी है, अम्ल पित्त है। तो आयुर्वेद में कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हेयर रीग्रोथ का भी ऑप्शन हो? उसमें जो पोर्स होते हैं, जो उनके जो पोर्स हैं, उनको ओपन करने के लिए उन पर लीच लगाते हैं। तो उसमें ऐसा लगता है हमें, कई बार नाड़ी ऐसी फील होती है कि पेशेंट ने कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई स्मोकिंग तो नहीं की है। अच्छा, ये भी पता लग जाता है? हाँ, पता लग जाता है, उसमें नाड़ी से पता लग जाता है। जो मेल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आज के डेट में। घर के टिप्स में है जो आप मखाने हैं, मखाने की खीर बना के और आप सुबह शाम खाएं, या रात में एक बार भी ले ले तब भी सफिशिएंट। उससे क्या आपका स्पर्म काउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर अभिमन्यु, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। थैंक यू। कैसे सर आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बस बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छे सर। तो आजकल मौसम काफ़ी ख़राब चल रहा है सर। हाँ, मौसम अभी क्या है, कभी बारिश हो जा रही है, कभी एकदम से गर्मी हो जा रही है। काफ़ी लोगों को आजकल क्या है कि बुखार, जुकाम, खांसी, ये सारे इश्यूज भी बहुत सारे आ रहे हैं। तो हमने इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसे एक्सपर्ट पर्सन को बुलाएं जो इन सब चीज़ों के आंसर उनको इस तरीके से दे सके कि वो खुद ही अपना ट्रीटमेंट अपने घर पे रह करके कर सके, अपने घर की चीज़ों को यूज़ करके आयुर्वेदा के थ्रू। जैसे अभी हमने अपना टाइटल भी रखा हुआ है कि अपना डॉक्टर आप खुद कैसे बने। तो उसको देख करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो सर हम यही कोशिश करेंगे आज की जो आजकल कॉमन चीज़ें चल रही है, जो डेली बेसिस की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, जैसे बीपी हो गया, लीवर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, या फिर आपका डाइट प्लान्स हो गए कि कोई अगर पतला होना चाहता है, कोई मोटा होना चाहता है। प्लस में जैसे आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है लोगों का। तो ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे आपसे कि कैसे जो भी लोग हैं जो हमारे को देख रहे हैं आज, वो लोग कैसे अपने इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं अपने घर पे रह करके खुद से। तो उसके लिए आज हम बहुत सारी बातें करेंगे सर आपसे, पर उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना दीजिए। मैंने जो है MD राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका से किया है। उसके बाद मैंने 3 साल एज असिस्टेंट प्रोफेसर सर्विसेज दी हैं। उसके बाद 2 साल मैंने नाड़ी का एक्सपीरियंस लिया है। नाड़ी में कई चीज़ों मैंने एक्सपर्टाइज लिया है इस चीज़ को लेके। ओके। MD के दौरान भी मैंने इसे पूरा एनालिटिकल स्टडी किया, हर चीज़ को बारीकी से डेप्थ में गया मैं
कि भी आयुर्वेद में क्या कमियां हैं, किस वजह से लोग इससे भाग रहे हैं। नॉर्थ इंडिया के अंदर लोगों का बिल्कुल भी रुझान नहीं है आयुर्वेद को लेके। कोविड के बाद से थोड़ा रुझान बढ़ा है, लेकिन मैं ये कहूँगा उसके पीछे रीज़न है कि रिजल्ट लेट से आना, ये ऐसा मिथ हो गया है। लेकिन अगर मेडिसिन की क्वालिटी अच्छी है तो पेशेंट को रिजल्ट जो है विद इन 2 और 3 डेज मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि लेट काम करती हैं। तो उसमें मैंने पूरे 13 साल तक इस पर पूरा वर्क किया है। ओके 13 ईयर पूरा वर्क किया इसके ऊपर। मैंने डिफरेंट पेशेंट्स को अलग अलग मेडिसिन कंपनी की, अदर कंपनी की मेडिसिन भी मैंने दी इसमें। लेकिन जो है मैं इसी रिजल्ट पे पहुंचा कि जो मेडिसिन अपने हाथ से आपने बनाई है उसकी क्वालिटी 100% श्योर है कि वो रिजल्ट देगी ही देगी। लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल हैं और डॉक्टर्स जो है लिखते हैं हाँ जी ये भी अच्छी है ये भी अच्छी है, लेकिन वो क्या है, वो पेशेंट उससे फेडअप हो जाता है कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसमें डॉक्टर का कसूर निकालने लगते हैं वो बेसिकली, कि डॉक्टर अच्छा नहीं है। बेसिकली डॉक्टर का इशू नहीं होता है, इशू होता है आपका अगर ढंग से डायग्नोस नहीं हुआ है ना, और आपको जो मेडिसिन की क्वालिटी अगर वो अच्छी नहीं मिली है। ये 2 ही मेन रीज़न है आयुर्वेद में जो लोग जो भटके हैं। अब एलोपैथी में आपने पैरास्टामोल लिया, सबको पता है कि डोलो लेना है, मैंने फीवर के अंदर ये चीज़ लेनी है। अब आयुर्वेद के अंदर नहीं पता है ना आपको कि आपको सुदर्शन चूर्ण लेना है, गोदंती भस्म लेनी है, गोदंती मिश्रण लेना है, संसमनीवटी लेनी है। लेकिन जो साउथ में है, केरला के अंदर जो है, ये इस तरह का कॉमन प्रैक्टिस है। अगर उनको फीवर भी हो गया है तो वो लोग सुदर्शन वटी लेंगे जाके, उनको पता है कि सुदर्शन से फीवर उतरेगा। ओके उनको पता है कि जो पैरास्टामोल है उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो कैंसर कोज करती है, उनको एवरीथिंग, हर चीज़ पता है कि ब्लड कैंसर बनाती है, उनको हर चीज़ का पता है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है स्टेट्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो साक्षरता जो रेशियो है वो सबसे ज़्यादा केरला के अंदर ही है। तो कुछ साल मैं केरला में रहा, वहाँ मैंने ज्ञान लिया। उसके बाद फिर मैं मध्य प्रदेश के कुछ फॉरेस्ट में रहा, पातालकोट, तामिया, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ओके तो वहाँ मैंने अलग अलग ट्रेडिशनल वैद्यों से मैंने चीज़ों को कलेक्ट किया और मैंने ये देखा कि वो सिंगल ड्रग्स पे ही काम कर रहे हैं। आपको अगर एसिडिटी पे ही काम करना है तो एसिडिटी के लिए वो सिंगल एक मेडिसिन ली और उसी के लीव्स या उसके फूल ही पेशेंट्स को खिला रहे हैं और पेशेंट्स को बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। ओके और ऐसा नहीं है बल्क में पेशेंट्स जो है लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पर डिस्पेंसरी भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे एरियाज़ में उन वैद्यों ने बहुत ही अच्छा काम किया, वो सिंगल ड्रग्स पे ही काम कर रहे हैं। तो वहाँ से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। तो मेरा कंक्लूजन यही निकला कि कमी जो है वो मेडिसिन की क्वालिटी की है। अगर हमारी मेडिसिन की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आपको सिंगल 1 डोज भी ये बता देगी कि आपको हो क्या रहा है। सपोज करो चित्रकादिवटी आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी की है, तो सिंगल 1 डोज लेने से ही आपको पता लग जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि चित्रकादिवटी ऐसी नहीं कोई भी खा ले। जिनका बीपी हाई रहता है उसमें 5 प्रकार के नमक डलते हैं, आपको खानी नहीं चाहिए। ओके तो ऐसा नहीं है, चित्रकादिवटी दीपन पाचन दोनों कर देगी, भूख भी बढ़ाएगी, भूख लगाएगी भी। तो ये सारे एक्सपीरियंस के होने के बाद जो है मैंने डिसाइड किया कि मैंने सुमन वेदा एडवांस आयुर्वेदा क्लिनिक की स्थापना की। मेरे माइंड में यही था कि लोगों तक जो है आयुर्वेद की अवेयरनेस ज़्यादा बढ़े, लोगों का आयुर्वेद में विश्वास ज़्यादा बढ़े। इसके लिए मैंने खुद की मेडिसिन बना के उनको प्रिपेयर करके और पेशेंट को रिजल्ट दिया। और इसमें मेरा ऑब्जर्वेशन यही रहा है कि पेशेंट बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें सारा रोल डॉक्टर का, मेडिसिन का और पेशेंट का, ये जो चतुष्पाद बताए हैं आयुर्वेद में, उनका बहुत बड़ा रोल है। अगर पेशेंट ही परहेज नहीं करेगा तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? डॉक्टर डायग्नोस ही गलत कर देगा तो उसको रिजल्ट कहाँ से आएगा? कौन सा दोष जो बढ़ा हुआ है उसकी चिकित्सा अगर आपने नहीं की तो आपका तो सारा डायग्नोस और सारी जो मेडिसिन दी हैं वो सब बेकार हो गई आपकी। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। तो सर, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं आयुर्वेदा की, तो सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि एलोपैथिक दवाइयाँ जो आज के टाइम में इतनी ज़्यादा कंज्यूम हो रही हैं, और आयुर्वेदा तो हमारा कितना पुराना है और इंडिया का ही है, तो एक डिफरेंस मैं जानना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए कि क्या डिफरेंस है आयुर्वेदा में और एलोपैथिक में। आयुर्वेद जो है वो 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है। जब तो एलोपैथी भी नहीं आई थी उस समय तो कुछ भी, कोई भी इमरजेंसी सर्विसेज क्या नहीं होती थी, उस टाइम भी होती थी। लेकिन उस टाइम भी जो हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, महर्षि चरक हैं, महर्षि सुश्रुत हैं, तो उन्होंने अपने ज्ञान मतलब आध्यात्म के बल पे भी सभी चीज़ों को देख के, और वो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उनको हर चीज़ का आभास था
कि ये चीज़ ऐसे होगी, तो उन्होंने उस चीज़ की जो है रिसर्च उस टाइम पे बहुत पहले ही कर ली थी। इवन जो डिजीज़ भविष्य में आने वाली है उनको पहले से ही पता था। आप देख सकते हैं चरक संहिता में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अभी जैसे आपने देखा रिसेंटली कोविड फैल गया है, ये चीज़ ऑलरेडी जो है जनपदो ध्वंस चरक संहिता में एक चैप्टर है, उसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है। अच्छा। ये लिखा हुआ है कि जनपदोध्वंस पूरी जनता का एकदम विनाश हो जाएगा। तो उस तरीके से ये चीज़ चरक संहिता के अंदर 5000 साल पहले लिखी गई, और आज हम इस युग के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन मॉडर्न ने तो कभी इस चीज़ से हमें बताया ही नहीं कि इस चीज़ को लेके कि भी इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन चरक और सुश्रुत जो हैं हमारे, उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही इस चीज़ में लिख दिया था अपने ग्रंथ के अंदर कि हाँ ये भविष्य में ये चीज़ दी जाएगी। उनका निवारण भी उन्होंने बताया कि जैसे कोविड फैला तो घर में हवन करो, वायु को शुद्ध करना है, पानी को शुद्ध करना है। तो उसके रीज़न जो थे, वो जो रूट कोज थे, उन्होंने उन्हीं का ही निवारण कर दिया। सपोज करो अब अगर हवा अशुद्ध है तो उसको हम शुद्ध कैसे करेंगे? हवन जो सामग्री होती है उसके अंदर 36 से 37 जड़ी बूटियाँ डलती हैं, तब उसके अंदर जो है गुणों की उत्पत्ति होती है और वो वायुमंडल में फैलती है। तो उसके साथ वातावरण जो शुद्ध हो जाता है। अब पानी को शुद्ध कैसे करेंगे जी? आजकल तो आरओ लग गए हैं, लेकिन आरओ लगने की वजह से हो क्या रहा है, जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी उसके पोषक तत्व हैं, सभी नष्ट हो गए हैं। तो उसके लिए आयुर्वेद में क्या है, अब पानी शुद्ध है तो आप क्या करें, एक मटका लें, मिट्टी का घड़ा लें, उसके अंदर 20 लीटर पानी आपने डाल दिया है। पानी भी कैसे करना है, पहले पानी को आप बॉयल करें, बॉयल करके नॉर्मल होने दें, फिर उसे मिट्टी के घड़े में डाल दें। घड़े में डालने के बाद आधा नींबू जो है काट कर उसके अंदर डाल दें, निचोड़ना नहीं है, काट कर डालना है उसके अंदर, और 5 से 7 पत्ते उसके अंदर तुलसी के अंदर डालने हैं। अच्छा। उस घड़े के अंदर 5 से 7 पत्ते तुलसी के डाल दो, और फिर उसको 2 घंटे के बाद, या आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको जैसे आपने अभी किया, और जो है 3 घंटे या 4 घंटे बीतने के बाद उसके अंदर कंप्लीट पोषक तत्व उसके अंदर आ जाएंगे, तो उस पानी का आप इंटेक कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन उसके अंदर आ गया, तो ये आपके शरीर को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। कैसे ट्रीटमेंट होता है इसमें आयुर्वेद में? तो आयुर्वेद में बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है वो दोषों के आधार पर होता है। जैसे वात पित्त कफ 3 प्रकार के दोष हैं, 7 धातुएं हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। तो ये धातुएं जो हमारे शरीर में बनती हैं, बिगड़ती हैं, उन्हीं के आधार पर समस्या का समाधान भी होता है। और अगर कोई बुरी स्थिति में कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें पता लग जाता है कि अनबैलेंस्ड हो गई है, तो हम उसे बैलेंस करने के लिए हम उसमें मेडिसिन्स देते हैं। लेकिन जो हम मेडिसिन्स देते हैं उनकी भी प्रकृति होती है कि ये जैसे सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे शीशम है। शीशम का जो हमारे निघंटुओं में जो वर्णन दिया है, निघंटुओं में जो शीशम का वर्णन है, वो बेसिकली उसकी तासीर जो उसका वीर्य है वो उष्ण होता है। अब हम तो यही समझेंगे कि वो गर्म है तो उसकी तासीर गर्म है, तो वो अंदर से गर्म होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका प्रभाव क्रम जो है वो शीत होता है, ठंडा होता है, जिसकी वजह से वो काम करता है। अच्छा। तो उसमें हमने क्या देखा कि भाई हमारी जो प्रकृति है, शरीर की जो प्रकृति है, हम जो मेडिसिन देने वाले हैं वो किस चीज़ को बढ़ाती है और किस चीज़ को घटाती है, यानी कि पित्त को बढ़ाएगी या घटाएगी। तो शरीर की प्रकृति के अनुसार ही दोनों चीज़ें दी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम जो है एक चीज़ को देख के, हम आयुर्वेद में कभी भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, कभी भी रूट कोज से जाते हैं कि ये रोगों का कारण क्या है, किस वजह से हुआ है। ये आयुर्वेद को हम जितना आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं आयुर्वेद, क्योंकि मूलभूत जो हमारी कोई भी डिजीज़ है उसका मूलभूत जो निचोड़ है वो जड़ के साथ जाके तब डिजीज़ को क्योर करती है। तो सर जैसा अभी आपने मेंशन किया था वात पित्त और कफ के बारे में कि बढ़ा होता है या घटा होता है, तो इसको कैसे एनालाइज करते हैं? इसको हम आयुर्वेद में जो पुरानी चिकित्सा पद्धति है इसमें हम नाड़ी के माध्यम से इसको डायग्नोस करते हैं। नाड़ी मतलब? पल्स एग्जामिनेशन बोलते हैं। जैसे हम अपना पल्स जो है एक बार इससे हम पूरा एनालाइज कर लेते हैं, पूरा डायग्नोसिस पल्स से कर लेते हैं। अगर हम राइट हैंड की अगर नाड़ी देख रहे हैं तो राइट साइड के जितने भी ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, उन सभी का पैरामीटर आपके इस नाड़ी में आपको अनुभव होता है कि अच्छा। हाँ, कि आपका कौन सा ऑर्गन काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको नाड़ी से पता लग जाती हैं। ओके।
और लेफ्ट में फिर लेफ्ट हैंड में अगर करेंगे तो फिर लेफ्ट हैंड के जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सब के बारे में आपको पता लग जाएगा। ओके। ओके। नाड़ी की जो चाल है वात पित्त कफ तीनों में अलग अलग चलती है। कफज नाड़ी मंद मंद चलती है, पित्तज थोड़ी उछलती हुई चलती है। और उसके सिम्टम्स के साथ हम कोलरेट कर लेते हैं पेशेंट से पूछ के कि आपके क्या क्या सिम्टम्स हैं, जो ये क्या ये ऐसा तो नहीं होता है, तो उससे हम कोलरेट कर लेते हैं। वातज में तो आपका जो है पूरा ही मन बेचैन रहेगा, मन कभी लगेगा ही नहीं एक जगह पर। अच्छा। आपके लक्षण सारे वात के दिखाई देंगे, जिसमें इसमें हम करते हैं कि वात पित्त और कफ तीनों का ही रहते हैं। तो जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, पहली फिंगर है, ये वात को इंडिकेट करती है। ओके। और सेकंड जो है वो पित्त को इंडिकेट करती है, थर्ड जो है वो कफ को इंडिकेट करती है। ओके। तो हम इसमें हम डायग्नोस पता लगा लेते हैं, नाड़ी से ही पता लगा लेते हैं। अगर आपको भूख नहीं लग रही है तो नाड़ी मन चलेगी। वो नाड़ी से हम जो है जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है उस हिसाब से आपको पता लग जाता है। अगर हार्ट में ब्लॉकेज है या हार्ट के अंदर कोई इश्यू है तो वो भी आपका नाड़ी से पता लग जाता है। इवन आपके अगर कोई फ्लोपियन ट्यूब कोई ब्लॉकेज है तो भी पता लग जाता है। अगर आपके शरीर में इंटेस्टाइन में भी अगर मल जमा है तो वो भी इससे पता लग जाता है। मतलब नाड़ी देख करके ही आप सारा बता सकते हैं। तीनों के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क होता है सर? कुछ डिफरेंट होते हैं तीनों के ट्रीटमेंट? हाँ, तीनों के ट्रीटमेंट में काफ़ी डिफरेंस होते हैं। वात के लक्षण है तो हम वात शामक मेडिसिन देंगे, अगर पित्त के लक्षण है तो हम पित्त शामक देंगे, अगर वात पित्त इकट्ठा चल रहा है तो दोनों को शमन करने वाली मेडिसिन देंगे आपको। अच्छा। जैसे सपोज करो हम अभी किसी को कफ है, खांसी है, तो अगर उसमें बलगम के साथ खांसी आ रही है तो हम क्लासिकल योग है, सीतोपलादी चूर्ण है, तो वो क्या है पित्त कफ शामक है, तो उसमें बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर किसी को ड्राई है तो पित्त वातज है तो उसमें हम तालिसादी चूर्ण देंगे। तो इसमें जो मेडिसिन है उसकी प्रकृति और शरीर की प्रकृति दोनों को मैच करने के बाद ही, कंक्लूजन करने के बाद ही पेशेंट को दी जाती है। तो अभी जैसे सर हमने जब स्टार्ट किया था पॉडकास्ट तो हमने बात की थी कि अभी वेदर जो है बहुत ज़्यादा अभी ख़राब हो रखा है कि कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो जा रही है, कभी उससे उमस हो जा रही है। तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा जैसे लोग, अभी आपने खांसी का नाम लिया या आपने बताया कि कफ, मतलब हम नाड़ी देख के सारी चीज़ें देख लेते हैं, कफ की प्रॉब्लम चल रही है, तो अभी प्रॉब्लम ये चल ही रही है, मतलब मौसम के हिसाब से चल रही है। तो अगर हम बात करें कि जैसे हमने ये सोचा भी है कि हम आपसे कुछ ना कुछ टिप्स लेंगे जो लोग हमें देख रहे हैं वो अपने घर पे ही रह करके अपने आप को ठीक कर सकें। तो अगर हम बात करें इस मौसम की, तो उसमें जैसे अभी खांसी, जुकाम और बुखार की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अगर हम इससे रिलेटेड कुछ टिप्स दे सके लोगों को और समझा सके कि वो घर पे रह करके कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, तो क्या रहेगा आयुर्वेदा के हिसाब से उसमें? देखो, इसमें चीज़ें तो बहुत सारी हैं। जैसे आपका गला अगर टॉन्सिल बढ़ गए हैं, गले में अगर संक्रमण हो गया है, तो आप 2 चुटकी सेंधा नमक, 2 चुटकी हल्दी, दोनों को हल्का सा बॉयल करो और उसको दिन में 5-6 बार उसके गरारे करने हैं, गार्गल्स करने हैं आपको। उससे गले का जो इन्फेक्शन है वो दूर हो जाता है। अच्छा। अगर टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आयुर्वेद में एक मेडिसिन है काचनार गुग्गुलू करके आती है, तो आप उसको चूसते रहें। उसके चूसने से भी आपका जो गले का इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो जुखाम में बेसिकली हम इनहेल करते हैं। हम जब भी किसी को जुखाम हो जाता है तो रुमाल से बार बार साफ़ करते रहते हैं। तो हर बार अगर एक ही रुमाल से बार बार उसी को साफ़ करते रहेंगे तो इन्फेक्शन आपका बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। अच्छा। हाँ, वो क्या है, वायरस है, तो वायरस आपका रुमाल में टच हो गया तो वापस आपने नाक के अंदर डाला तो वापस वही लग गया। ओके। तो आप उसको चेंज करते रहें। ओके। उससे क्या है, वायरस का जो है इन्फेक्शन के चांसेस कम रहते हैं, दोबारा बढ़ने नहीं देगा वो उस चीज़ को। ओके, तो मतलब रुमाल की जगह हम टिश्यू यूज़ करें? हाँ, टिश्यू पेपर आप यूज़ करें उसमें बार बार। ठीक है। ज़्यादा ही जुकाम है, ज़्यादा ही कोल्ड है, तो दूसरों से, घर में जैसे रहते हैं तो दूसरों से अपने आप को बचा के रखें कि दूसरों के टच में ना आए। ओके। हाँ, और कोशिश करें कि नाक को गर्म पानी से वॉश कर लें, जितना हो सके उसमें प्रक्षालन करें। तो उससे क्या है, वायरस उससे रिमूव हो जाता है, हट जाता है वहाँ से वायरस। ओके। तो ये चीज़ आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी अदरक लें, अदरक का स्टीम बना लें, कपूर डालें, उसकी स्टीम बना लें। दोनों की स्टीम जो है आप इनहेल करें, ऊपर से आप कपड़ा ढक लें, हवा के अंदर बिल्कुल ना जाए। उससे क्या आपका ये वायरस को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो ये आप घर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं कपूर, जो सिंपल कपूर है वही यूज़ करना है आपको, कोई ऐसा नहीं है, कोई स्पेसिफाइड नहीं है। इसके अलावा बुखार के लिए? बुखार का बेसिकली क्या है, रीज़न पे जाना पड़ता है कि बुखार किस वजह से हुआ। जैसे वायरल है तो वायरल में आप जो है इसमें तो मेडिसिन्स ही देंगे हम।
एलोपैथिक में तो हैं बहुत सारे, लेकिन आयुर्वेद में हम क्या है, गोदंती है, गोदंती मिश्रण है, गोदंती भस्म है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गोदंती मिश्रण करके एक टैबलेट है तो उसको ले सकते हैं। एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं, गोदंती मिश्रण है, त्रिभुवन मिश्रण है, दोनों को मिक्स करके 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं, तो वो उससे क्योर हो जाता है। ये वो चीज़ें हैं जैसे अभी वायरल चल रहा है। इसके अलावा कई ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे या कई लोगों के बीच में मैंने देखा है कि वो प्रॉब्लम्स डेली बेसिस में उनके साथ रहती है, जैसे कि बीपी। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनका बीपी काफ़ी हाई रहता है या फिर काफ़ी लो रहता है, और मैंने तो ये तक देखा है कि अभी बहुत छोटी छोटी एज में भी ये प्रॉब्लम्स हो गई है। तो अगर किसी का बीपी कभी लो कभी हाई, मतलब किसी का लो होता है किसी का हाई होता है, तो ये प्रॉब्लम अगर उसकी लाइफ में चल रही है तो वो कैसे उसको अपने घर के नुस्खों से ही ठीक कर सकता है? पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि बीपी क्यों होता है, किस वजह से होता है। एक्चुअल में है ना, जो ब्लड के अंदर पित्त की मात्रा बढ़ जाती है या जो है साल्ट की मात्रा, नमक की मात्रा बढ़ जाती है, उसके कारण बीपी आपका फ्लक्चुएट होने लगता है। एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न ये है कि आजकल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, तो स्ट्रेस लेवल के बढ़ने के कारण भी बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है। अगर किसी का हार्ट कमज़ोर है तब भी बीपी अप एंड डाउन होने लगता है। ओके। तो इसमें कॉजेटिव फैक्टर ये है कि प्रकृति में हर चीज़ का ना संतुलन बना हुआ है। आप कोई भी चीज़ उठा लें, ज़मीन से आलू होता है तो आलू के अंदर नमक की मात्रा अपनी प्रकृति ने दी है। वो इसी तरीके के अंदर खाने की जितनी वस्तुएं हैं उन सब के अंदर नमक की मात्रा प्रकृति के द्वारा दी हुई है। हम अपने स्वाद के लिए क्या करते हैं, उसमें नमक की मात्रा को बढ़ाने लगते हैं, टेस्ट के लिए बढ़ाने लगते हैं। तो उसमें कोज क्या होता है कि आपने इनटेक किया, आपने खा लिया, खाने के बाद ब्लड सर्कुलेशन के अंदर नमक की मात्रा और पित्त की मात्रा, दोनों की मात्रा बढ़ने लगती है धीरे, जिससे आपका फ्लक्चुएट होने लगता है। बीपी, ब्लड प्रेशर जो है आज की डेट में बड़ी मेजर जो है समस्या है। उसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन खाते रहते हैं, कभी ये नहीं सोचते कि ये वैसे भी क्योर हो सकता है। तो हम घर में उसको क्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है एक छोटी सी टिप्स है कि बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा लो, उसको रुमाल के अंदर बांध लो और पेशेंट को सीधा लेटाओ। सीधा लेटाने के बाद उसके अम्बिलिकल कॉर्ड पर उस बर्फ़ को रख दो और रखने के बाद उसको धीरे धीरे डीप प्रेस करो। 5 से 10 मिनट ऐसे डीप में ले जाओ उसको, 5 मिनट तक उसको रोक लो, फिर धीरे धीरे ऊपर उस बर्फ़ के टुकड़े को उठा लो। इस तरह से करने से अम्बिलिकल कॉर्ड में हमारी 2 करोड़ के आसपास नाड़ियाँ होती हैं, वो पूरे सिस्टम को बैलेंस्ड करती हैं। तो इस तरह से करने से आपका बीपी या हाई हो या लो हो बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। तो क्या डेली फॉलो करना होता है या हाँ, कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब भी आपको नीड पड़े, कोई इमरजेंसी, आपके पास ना कोई मेडिसिन है, कुछ भी नहीं है, तो आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग परमानेंटली बीपी की मेडिसिन ले रहे हैं, उनमें देखो, एक तो नमक का इंटेक वो कम करें जी, और दूसरा ये है कि तरबूज का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, क्योंकि इसमें ये होता है कि जितना भी यूरिन आपका पास आउट होगा, देखो अब होता क्या है कि बेसिकली फिजिकल एक्सरसाइज तो रही नहीं। आजकल हम आधुनिक चीज़ों पे, मॉडर्नाइज चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं हर चीज़। बिल्कुल। तो जो नमक आपके शरीर के अंदर गया है उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है। या तो फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तो नेचुरल स्वीटिंग होगी, स्वीटिंग के थ्रू आपका नमक बाहर निकल जाएगा, तो बीपी का इशू नहीं रहेगा। और या फिर आपका यूरिन के थ्रू जाएगा, या तो आप पानी का इंटेक ज़्यादा लें, या जो मैंने आपको बताया अभी तरबूज वाटरमेलन है, आप उसको इंटेक करें। उससे क्या होगा, यूरिनेशन का जो फ्लो है वो बार बार बढ़ता रहेगा और प्यूरिफिकेशन, किडनी का भी प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से करता है। ओके। हाँ, तो इसलिए आपको ये 2 चीज़ें करते रहेंगे तब भी आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और जो लोग बार बार बीपी की मेडिसिन खाते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको बीपी की मेडिसिन अचानक से बंद कर देनी चाहिए, नहीं, बंद नहीं करनी है। धीरे धीरे करके उसकी डोज को आप कम करते जाएं और साथ में जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनको साथ में करते रहें। उससे क्या होगा, आपका बीपी लेवल में आ जाएगा। और इसमें मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके। क्योंकि हमारा मस्तिष्क चारों तरफ घूमता रहता है और जब हमारा मस्तिष्क घूमता है तो हम विचार हमारे तरह तरह के आते हैं। उससे होता है कि क्या है कि हमारी जो ना हार्ट बीट वो भी बढ़ने लगती है। कभी उस चीज़ की टेंशन है, कभी उस चीज़ की टेंशन है। आजकल मनुष्य को ना
हर चीज़ की टेंशन हो गई, छोटी छोटी बात पे इवन सेंसिटिव हो गए, छोटी छोटी बात को लेकर टेंशन करने लगते हैं। उससे क्या होगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, उसमें पहले ही ब्लड में जो है साल्ट की मात्रा ज़्यादा है, पित्त भी ज़्यादा है, तो उसकी वजह से दोनों चीज़ें बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो इसमें जो है कुछ मेडिसिन्स हैं जो ले सकते हैं, जैसे पुनर्नवादी गुग्गुल है, ओके। जो यूरिन को बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, यूरिन का फ्लो बढ़ाने वाली चीज़ें हैं, वो आप इसमें डायूरेटिक चीज़ें हैं, डायूरेटिक हैं, वो चीज़ आप ले सकते हैं। उससे आपका जो है बीपी बिल्कुल कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। पुनर्नवादी गुग्गुल है, 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, जिन पेशेंट्स का बीपी लो रहता है उनको ये मेडिसिन यूज नहीं करनी है। अच्छा। चंद्र प्रभावटी है, वो भी 2-2 सुबह शाम लें, तब भी उससे बिल्कुल फ्लो अच्छा रहेगा। तो लो वालों के लिए क्या रहेगा? लो वालों के लिए हम रक्त भार शामक वटी है एक, तो वही देंगे उसमें। अच्छा। बीपी कंट्रोल के लिए आप घर पे क्या कर सकते हैं, तांबे के बर्तन में तांबे का जग लें, उसके अंदर पानी शाम को भर के रख दें, और उसको जो है लकड़ी के स्लैब पर ही उसको रखना है। अच्छा। हाँ, लकड़ी के ही स्लैब पे उसको रखना है, और लकड़ी से ही उसको ढकना है ऊपर से भी। अच्छा। ठीक है, और ये रात भर ये पानी ऐसे ही रखा रहेगा। अब जो तांबे के साथ जो रिएक्शंस होगा पानी का, वही आपका बीपी कंट्रोल करेगा। ओके। उसमें आपको करना क्या है, सुबह जैसे आप उठे, उठने के बाद आपको ज़मीन पे फर्श पे पैर नहीं रखने हैं, बैठे बैठे जग उठाया और उसको धीरे धीरे पानी पी लिया। ऐसा नहीं एकदम से सारा पानी घूट घूट करके आपको पानी पीना है। इस तरह से करने से आपका बीपी कंट्रोल रहेगा। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब तांबे के बर्तन को आप साफ़ करेंगे तो उसको अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के साफ़ करें। ओके। कोशिश करें, अगर राख अवेलेबल है, राख ऐस जो है, अगर वो अवेलेबल है तो उससे अच्छे तरीके से मांज के अच्छे तरीके से रगड़ रगड़ के उसको साफ़ करें। उससे क्या होता है कि उसमें जो अर्थिंग है ना, वो कंटिन्यूटी में जो वाइब्रेशंस हैं वो बनी रहती हैं। ओके। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो सर, बीपी के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है जो आजकल चल रही है और बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, जो है डायबिटीज़ की। तो इसी तरह से डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी कुछ होमली टिप्स हैं? देखो, डायबिटीज़ का रीज़न क्या है, मनुष्य खुद ही है। सबसे बड़ा रीज़न वो खुद ही है। इंसानों की वजह से, उन्हीं की ही वजह से डायबिटीज़ बढ़ता जा रहा है। तो उसमें जो है सबसे पहले क्यों होता है, किस वजह से होता है, वो कारण जानना जरूरी होता ज़रूर है। ज़रूर। क्योंकि आयुर्वेद हमेशा रूट कोज पे जाता है, तब उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करता है। तो डायबिटीज़ को आयुर्वेद में परमेय बोलते हैं, कफज परमेय बोलते हैं। अच्छा। परमेय रोग के नाम से जाना जाता है आयुर्वेद में। तो कफज परमेय जो है, डायबिटीज़ जो है, वो आज की डेट में बहुत ही भयानक रूप ले चुकी है। उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है, हम प्रॉपर लाइफस्टाइल को फॉलो नहीं कर पाते हैं। हमारा आयुर्वेद के ग्रंथ के अंदर जो है हर चीज़ का अपना समय दिया हुआ है। आपको सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे आपको उठना है। ओके। उसके बाद उठ के आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, वो चीज़ आपको करनी ही है। खाने का कोई टाइम टेबल नहीं बना रखा, इसीलिए ही शुगर बढ़ती है। अगर आप खाने का टाइम टेबल बना ले कि मुझे पर्टिकुलर इस टाइम पे मुझे खाना है, तो वो आपके लिए सबसे बेनिफिट वही करेगा, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए वही चीज़ रहने वाली है। सबसे बड़ी बात क्या है, जितनी आपको भूख हो सिर्फ उतना ही खाएं, अननेसेसरी बिल्कुल ना खाएं। अगर आपको एक रोटी की भूख लग रही है तो आप एक रोटी ही खाएं। एक कटोरी चावल की भूख है तो एक कटोरी चावल ही लें आप। मतलब ये है कि आपके जो आमाशय है, जो पेट है, पेट के 4 हिस्सों में से एक हिस्से को आपने खाली रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल ऊपर तक पूरा भर के ही खा लिया, ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ओके। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि शाम को जो है ना, लेट बिल्कुल नहीं खाना है। सूर्य अस्त से पहले पहले आप खाना खा लें। अगर आप ये टिप्स भी फॉलो करते हैं तो आपका शुगर कंट्रोल रहना स्टार्ट हो जाएगा। शाम को आपने सूर्यास्त से पहले आपने खाना खा लिया और उसके बाद क्या हुआ कि आपको भूख लग गई, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कोई च्यवनप्राश है वो दूध के साथ ले सकते हैं 1 से 2 चम्मच, ताकि जो आपकी अग्नि है वो जो प्रदीप्त हो गई है वो शांत हो जाए। ओके।
तो कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनको डायबिटीज़ है, जो हो चुका है या जो उनकी मेडिसिन ले रहे हैं और चाहते हैं कि मेडिसिन मेरे को धीरे धीरे बंद करनी है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो उसमें उनको हेल्प कर सकें। उसमें देखो आज की डेट में उसमें जो हेल्प करती है, एक तो हमारा लाइफस्टाइल, समय पर आपको उठना है, समय पर सोना है, ठीक है, समय पर आपको खाना है, ठीक है। रात को ज़्यादातर जो पेशेंट्स रात को ज़्यादा लेट तक खाते हैं, 10-11 बजे, 11 बज गए उनको, उनका वो पूरी रात जो है ना अन्न पचता ही नहीं है, वो ऐसे पड़ा रहता है। तो क्या है, पैंक्रियाज का जो मेटाबॉलिज्म है उसको ख़राब कर देता है। और जैसे ही पैंक्रियाज का जो मेटाबॉलिज्म वो अनबैलेंस्ड होता है तो शुगर फ्लक्चुएट करने लगती है, कभी अप होगी कभी डाउन होगी। तो उससे बचने के लिए एक तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें। जो मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे एलोपैथी की चाहे आयुर्वेद की, उसको आप लेते रहें, लेकिन ये जो शेड्यूल है इसको बना के रखें आप। सुबह मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हेल्दी लाइफ रखनी है, मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। तो सुबह उठते ही मॉर्निंग वॉक करें। मॉर्निंग वॉक करने का आपके पास समय नहीं है तो सूर्य नमस्कार करें, जिसके 12 स्टेप्स होते हैं, तो वो आपको इसमें अच्छा हेल्प करेगा, शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी। और दूसरा इसमें जो आपका मेडिसिन की अगर मैं बात करूं, तो हम घरों में पूजा करते हैं, तो पूजा में एक फूल का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम गुड़हल का फूल बोलते हैं। जी। गुड़हल का लाल फूल होता है, जिसको आयुर्वेद में जपा हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस बोलते हैं। ओके। वो प्लांट आपको देसी लेना है, हाइब्रिड जो पेड़ है वो नहीं लेना है, पौधा है वो नहीं लेना है। जो देसी प्लांट है उसकी 4 पत्ते और 2 कलियां सुबह खाली पेट खाना है। उसके आधे 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना है आपको। आप 1 महीना ये फॉलो करें, 1 महीने बाद अपनी शुगर टेस्ट करा लें, शुगर आपकी कंट्रोल रहेगी। ओके। कोई भी मेडिसिन धीरे धीरे छोड़नी है, अचानक से नहीं छोड़नी है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि किसका लेवल क्या चल रहा है। तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें, कोई भी आयुर्वेद एक्सपर्ट है उसकी सलाह लें कि सर मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। धीरे धीरे करके डोज करके आप छुड़ा सकते हैं। जैसे कुछ सिम्टम्स हैं शुगर के, जो सिम्टम्स हैं, एक तो रात में बार बार आप यूरिन करने जाएंगे, दिन भर आपका मुंह सूखा सूखा रहेगा, पानी पीने के बाद भी ऐसा लगेगा कि भाई मुझे पानी पीना है। ओके। और घुटनों से नीचे, नी जॉइंट से नीचे नीचे ऐसी रहेगी कि मेरे शरीर में बिल्कुल ताकत रही नहीं है, मैं तो बिल्कुल शाम होते होते बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं मेरे, अच्छा। पैरों में जान ही नहीं है। तो ये मेन कॉज है। और जीभ हमेशा सूखी सूखी रहेगी आपकी, बार बार जाओगे आप यूरिन करने के लिए। इसके लिए आप क्या करें कि एक तो गेहूं खाना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि गेहूं के अंदर जो ना कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होती है। अच्छा। उसके लिए आप ब्लैक व्हीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ग्लूटेन फ्री होता है और आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल रखता है। ओके। काले गेहूं का जो आटा है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, वो आपका वेट भी नहीं बढ़ने देगा और ग्लूटेन फ्री रहेगा। हाई फाइबर डाइट के अंदर काउंट होता है ये। और ब्लैक व्हीट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज़्यादा होती है, ब्लैक व्हीट में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, हाई अमीनो एसिड्स होते हैं, हाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसके अंदर। और जो लोग ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, बात बात पे मेडिसिन खा रहे हैं, बात बात पे एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, बात बात पे जो है पेन किलर्स ले रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको शुगर होगा ही। अच्छा। क्योंकि वो क्या करता है कि वो जो है उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। एंटीबायोटिक्स है, हैवी एंटीबायोटिक्स है, तो लीवर उसको सहन ही नहीं कर पाएगा, लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा। उससे क्या होता है कि जिसकी प्रकृति है, अगर उसकी पित्त वातज या पित्त कफज प्रकृति है, तो उसका पित्त एग्रीवेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, फिर पेंक्रियाज का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी अनबैलेंस्ड हो जाएगा, जिससे शुगर फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देता है। ओके। तो ऐसे पेशेंट्स को ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें अननेसेसरी मत लें। आपको अगर इमरजेंसी है तो आप मेडिसिन लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि आप कम से कम लें। सर, जैसे डायबिटीज़ के बारे में आपने बताया, इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि और एक और ऐसी प्रॉब्लम है जो कॉमनली लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि एसिडिटी। तो इस पे भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें कि एसिडिटी जिन लोगों को प्रॉब्लम कर रही है, वो कैसे आयुर्वेदा के थ्रू उसको ठीक कर सकते हैं। एसिडिटी बेसिकली होती क्यों है, किस वजह से होती है, वो कारण हमें जानना जरूरी होता है। आज का जो सेडेंटरी जो लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल इतना पुअर हो गया है कि सबसे मेन कोज अगर मैं कहूँगा आज की डेट में ना, तो स्ट्रेस लेवल इतना इंक्रीज हो जाता है, इतना हाई हो जाता है, उसकी वजह से भी एसिडिटी बननी स्टार्ट हो जाती है। ओके। और
सेकंड फैक्टर मैं कहूँगा कि जिन पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको भी एसिडिटी बनती है। और एसिडिटी बन क्यों रही है कॉन्स्टिपेशन में? बेसिकली आजकल हम जो है वेस्टर्न स्टाइल पे बैठ के टॉयलेट करते हैं। ओके। उससे क्या होता है कि जो नॉर्मल प्रेशर जो है पेट के ऊपर वो बन नहीं पाता है। ओके। तो आप फ्रेश होने के बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि आप जो हैं अभी भी अधूरे हैं, पेट में भारीपन है, पेट में पूरा कंप्लीटली खाली नहीं हुआ है आपका पेट, ये आपको फीलिंग्स आएंगी। उससे क्या होगा कि आधा मल आपकी इंटेस्टाइन के अंदर जो है ना चिपका रहेगा, इंटेस्टाइन्स के अंदर चिपका रहेगा और वो बाहर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि जब वो मल आंतों के अंदर चिपका हुआ है, ऊपर से आपने खाना खा लिया, तो क्या होगा, जो नए खाना जो हमारे पेट के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे फिर दोबारा गैसेस बनेंगी, और जो पुरानी ऑलरेडी जो बन रही थी तीनों की मिक्स हो जाएंगी। आपस में मिक्स होने की वजह से वायु बढ़ जाएगी, वायु का वेग बढ़ेगा, जिसको हम एसिडिटी बोलते हैं। तो वायु का वेग बढ़ने के बाद जो है वो कई बार हार्ट की वॉल्स पे प्रेशर देना स्टार्ट कर दे, जिसको लगता है कि हार्ट अटैक आने को हो रखा है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, एसिडिटी है, अम्ल पित्त है। तो पेशेंट को ये फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, मेरी जो है लेफ्ट साइड में जो है चेस्ट में भारीपन आ गया है और मुझे लग रहा है कोई हार्ट का इशू तो नहीं है। आप ईसीजी कराएंगे, तो तरह तरह के टेस्ट कराएंगे, एंजियोग्राफी करा लो ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो बेसिकली एसिडिटी जो है वायु का वेग बढ़ गया और हार्ट की वॉल प्रेशर देना स्टार्ट कर देता है। सेकंड में वो आपके ब्रेन के ऊपर चला जाएगा, मतलब सिर में चला जाएगा, तो आपको लगेगा कि ऐसा कि भाई हाँ सिर के अंदर ना अब हेडेक होना स्टार्ट हो गया है। तो एसिडिटी में ये सिम्टम्स आते हैं। दूसरा क्या है कि आपने खाना खाया सुबह 9 बजे, आपने खाना खाया, आप ऑफिस में पहुंच गए 10 बजे, किसी की खुशी में आपने मिठाई खाई, ऑफिस में खानी पड़ जाती है, मिठाई खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो उससे होता क्या है कि वो आपने खा लिया, लेकिन जो आपने 9 बजे खाना खाया था वो 10 बजे तक नहीं पचा आपका, ऊपर से आपने और खा लिया। तो जितना उस जो भोजन था उसके अंदर जो प्रक्रिया हुई थी वो सारी बेकार हो गई हमारी। वो वापस एब्डोमेन जो है इंटेस्टाइन को उतना ही फंक्शन दोबारा करना पड़ेगा। लेकिन वो दोनों चीज़ जो मिक्स हो जाएंगे उसको अपच बोलते हैं। पहले जो खाना था वो पचा नहीं, उससे रस की उत्पत्ति हुई नहीं, और आपने ऊपर से दोबारा खा लिया, तो दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। मिक्स होने की वजह से केमिकल रिएक्शंस हुआ, रिएक्शन होने की वजह से जो है गैसेस बननी स्टार्ट हो गई। तो पहला जो प्रॉपर आपने खाना खाया उसके पचने के बाद ही आपको दूसरा कोई भी चीज़ खानी चाहिए, और जब भूख लगे तभी खाएं। अननेसेसरी बिल्कुल ना खाएं कि अभी मार्केट में मैं जा रहा हूं तो अभी जाने के बाद मैं कुछ ना कुछ इनटेक कर लूं। अभी मोमोज़ मिल रहे हैं, और जो है मोमोज़ की जहाँ तक मैं बात करूँगा, मोमोज़ में मैदा होता है और वो इंटेस्टाइन में चिपक जाता है, जिसकी वजह से आपको ना बहुत बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है। जो पैरासिटिक मूवमेंट है इंटेस्टाइन की वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। आप फिर तरह तरह की कॉन्स्टिपेशन की मेडिसिन लेते रहते हैं, जी मेरे को तो उनसे भी रिजल्ट नहीं आया, उससे भी नहीं आया, और फिर इन बिटवीन आप कुछ एलोपैथिक की एंटीबायोटिक्स खा लें तो फिर तो बिल्कुल ही चौपट हो जाता है, मतलब बिल्कुल ही डेड हो जाती है, मतलब वो फंक्शन ही ख़त्म हो जाता है। तो आपको फिर ना तो भूख लगेगी ना आप स्टूल पास कर पाएंगे, ये कंडीशन आ जाती है। तो जिन लोगों को ये रेगुलर प्रॉब्लम रहती है एसिडिटी की, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि ना बने, और अगर जब उनको बन भी जाती है, एसिडिटी हो भी जाती है, तो उस टाइम पे वो क्या सोल्यूशन कर सकते हैं उसका? सपोज करो अगर किसी को एसिडिटी बन गई है, आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है, एक चीज़ ये है कि आप गर्म पानी, ज़्यादा तेज़ गर्म पानी सिप सिप करके आप उसको ले सकते हैं, ताकि जो अन्न अपक्व अवस्था में है वो उसका पक्व अच्छे से हो जाए। ठीक है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर किसी को गर्म पानी भी सूट नहीं करता है, कुछ पेशेंट्स, जरूरी नहीं है कि गर्म पानी सबको सूट करे, अच्छा। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को गर्म पानी पीने से एसिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके। हाँ, तो उस कंडीशन में आप जो है ठंडे दूध का इस्तेमाल करें। तो ठंडा दूध आप पिएंगे तो एसिडिटी जो है, अम्ल पित्त, वो शांत हो जाएगा। ओके। ये चीज़ कर सकते हैं। और दूध, आपको ये लग रहा है कि कुछ पेशेंट्स को दूध भी नहीं पचता है, तो सर हम कैसे दूध लें? तो दूध के लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच थोड़ा सा उसमें सौंफ डाल लें, सौंफ डाल के उसको उबाल लें,
उबालने के बाद क्या होगा, दूध सुपाच्य हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। हल्का दूध होने के बाद जो है आप उसको लेंगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और उससे एसिडिटी भी शांत हो जाएगी आपकी। तो उसके अलावा जो है, जब एसिडिटी के सिम्टम्स की हम बात करेंगे तो लक्षणों में क्या होगा कि हमें नाड़ी से इसमें पता लग जाएगा कि आपको एसिडिटी बन रही है या नहीं है। नाड़ी आपकी भारी चलनी स्टार्ट हो जाएगी इसमें। और नाड़ी भारी चल रही है, इट मीन्स कि आपका पेट क्लियर नहीं हो रहा है। पेट क्लियर नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि आप एसिडिटी बन रही है। आपको कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देंगे। चेस्ट में आपको भारीपन फील होगा, चेस्ट में जलन या गले में जलन, इस तरह के सिम्टम्स आपको एसिडिटी में दिखाई देंगे। तो ये भी एक तरह की एसिडिटी है जो गले से आके ऊपर तक चढ़ी जाती है। तो मेरा ये मत है कि आप उतना ही खाएं जितनी आपकी भूख है, बस उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना खाएं। ओके। क्योंकि दुनिया कहीं भागी नहीं जा रही है, आप भी कहीं नहीं जा रहे हो, खाना भी वही है, सब चीज़ें वही हैं। जब इच्छा हो जब खा लो। और कम खाने की वजह से भी एसिडिटी होती है? हाँ, कम खाने की वजह से भी एसिडिटी हो जाती है, या जो ऐसा उन पेशेंट के साथ होता है जिनकी प्रकृति पित्तज होती है। ओके। पित्तज प्रकृति का खाना जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। आपने 9 बजे खाया, 10 बजे तक आपका हजम हो गया, आपका पेट दोबारा मांग रहा है कि भाई मुझे भूख लग गई है, दोबारा दे दो। तो उसमें आप दोबारा खा सकते हो। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि 20-20 रोटियां एक साथ बैठ के खा जाते हैं, और सुबह खाई और दोपहर तक फिर भूख लग गई। कई होते हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ठीक है और शरीर उनका बिल्कुल दुबला पतला है। तो वो क्या रहा है, वो खा तो रहे हैं लेकिन उनका जो अन्न है ना, अन्न वो पच रहा है लेकिन वो शरीर में लग नहीं रहा है। उसका रीज़न ये है कि रस से लेकर और शुक्र तक की जो धातुएं हैं वो प्रॉपरली बन नहीं रही हैं। ओके। तब ऐसा, इस कंडीशन में ऐसा होता है। तो अभी तक मोस्टली हमने ये देखा कि आपने हर चीज़ में लाइफस्टाइल का ही मेंशन किया है। तो लाइफस्टाइल के बेस पे एक और बहुत मोस्ट कॉमन डिसीज़ है या मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर है थायराइड। तो आयुर्वेदा में उसके क्या सॉल्यूशंस हैं? थायराइड होने का रीज़न है कि अननेसेसरी मेडिसिन लेते रहते हैं। रीज़न ये है कि हार्मोन अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से TSH लेवल आपका इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो अननेसेसरी पेन किलर्स ना लें, अननेसेसरी एलोपैथी की मेडिसिन बिल्कुल ना लें। ओके। उससे आपका क्या है, बेनिफिट की बजाय नुकसान ज़्यादा हो जाएगा आपका। ओके। हाँ, तो उसका रीज़न, थायराइड होने का रीज़न जो है, जैसे कई फीमेल्स में जो है ये होता है कि किसी को कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या है कि डॉक्टर से अननेसेसरी जो है हार्मोन बैलेंस करने के लिए, हार्मोन को इंक्रीज करने के लिए मेडिसिन लेती रहती हैं। तो उसकी वजह से भी जो है ना, थायराइड जो ग्लैंड है उसका मेटाबॉलिज्म अनबैलेंस्ड की कंडीशन की तरफ चला जाता है। ओके। तो उसमें पेशेंट का जो है वेट या तो बिल्कुल ही बढ़ जाएगा या बिल्कुल ही घट जाएगा। जी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि थायराइड की जो मेडिसिन आपको लाइफ टाइम खानी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके। हाँ, उसमें घर में आपके सभी के घरों में अवेलेबल है काली मिर्च। अच्छा। काली मिर्च जो है, 2-3 काली मिर्च लें, सुबह खाली पेट उनको चूसना शुरू करें। ओके। चूसने के बाद जब वो कंप्लीट उसका रस जो है गले से जाएगा नीचे, तो वो क्या है कि थायराइड जो ग्लैंड है, जो सिक्रेशंस होते हैं उनको बैलेंस करना स्टार्ट कर देता है। ओके। तो उससे होता है कि आपके थायराइड जो लेवल है वो कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें भी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आपको स्ट्रेस रहेगा तब भी, स्ट्रेस लेवल अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तब भी आपका जो है थायराइड लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसमें आपको करना क्या है कि 2-3 काली मिर्च लें, सुबह उसको चूसना शुरू कर दें, और जो है इस तरह से कंटिन्यूटी पूरा महीना करने के बाद आप अपने टेस्ट करा लें। तो जैसे अभी सर लाइफ स्टाइल की ही बात हो रही है बार बार, आपने अभी भी थायराइड वाले उस प्रॉब्लम में भी आपने लाइफ स्टाइल की ही बात करी है। तो अगर हम बात करें कि अगर किसी का बढ़ गया है वेट या घट रहा है वेट, तो वो अपनी डाइट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं उस फेस में? देखो, डाइट को मेंटेन करने का आयुर्वेद का सीधा सा सिद्धांत ये है, जितनी आपको भूख लगे उतना ही खाओ आप, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना खाओ। डाइट के अंदर जैसे गेहूं को आप बंद कर दो, बाकी नॉर्मल जो चीज़ें खा रहे हैं आप वैसे ही खाते रहें, लेकिन उसके साथ एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अगर आप योग नहीं कर रहे हैं और मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो हार्मोन तो अनबैलेंस रहेंगे, क्योंकि आप एक्सरसाइज तो कर ही नहीं रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और ये चीज़ें जब तक चलती रहेंगी, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारेंगे।
जो पेशेंट्स लगातार बार बार जो है थायराइड की मेडिसिन खाते रहते हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स वीक हो जाती हैं, उनकी इंटेस्टाइन कमज़ोर हो जाती हैं उन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के कारण। उनमें फिर अपच और एसिडिटी की यही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो जब तक ज़रूरत ना हो तो अननेसेसरी मेडिसिन बिल्कुल ना लें। ठीक है। थायराइड का आज की डेट में मेन कॉज ये भी है कि जो लोग जंक फूड फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं उनके हार्मोन अनबैलेंस्ड हो जाते हैं, जिसमें TSH लेवल अप हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा। तो उसमें पेशेंट को नहीं पता लगता है, आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि आप जो है जो खा रहे हैं उसी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जितना हो सके जंक फूड फास्ट फूड को बिल्कुल अवॉइड करें, बिल्कुल ना खाएं। तो आयुर्वेदा स्किन डिसीजेज में भी कुछ हेल्पफुल रहता है? हाँ बिल्कुल करता है। स्किन डिसऑर्डर क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, उसी हम वही पुरानी बात करेंगे। जी। हमें उसके रूट कोज को जानना जरूरी है कि स्किन डिसऑर्डर्स क्यों हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं। आज की डेट में ना लोगों को अपना जीभ का जो टेस्ट है ना वो चाहिए और वही उनकी बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। अब आपको टेस्ट लगा हुआ, आपको समोसे खाने हैं और वो भी जब तक ज़्यादा मिर्ची नहीं होगी तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। वो क्यों? क्योंकि आपके जो टेस्ट बड है ना वो डिमांड कर रहे हैं अंदर से, क्योंकि आपकी प्रकृति पित्तज है। स्किन डिसऑर्डर मोस्टली जो पित्त की डोमिनेंसी होती है उन्हीं पेशेंट्स को ज़्यादा होते हैं। ओके। पित्त कफज को, पित्त वातज में भी जिनकी पित्त की डोमिनेंसी होगी, पित्तज प्रकृति वालों को सबसे ज़्यादा। अब पित्तज के लक्षण बताता हूँ। ऐसे पेशेंट जिनको जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, आप समझ जाओ कि इनकी पित्त की प्रकृति, इनका पित्त एग्रीवेट हो गया, पित्त बढ़ गया है। अच्छा। ऐसे पेशेंट्स को बिल्कुल झूठ बर्दाश्त नहीं होती है। जरा सी भी अगर किसी ने झूठ बोल दी तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त होगी ही नहीं। सर आप मुझे क्यों देख के बोल रहे हैं? सच से उनको बहुत ज्यादा प्यार होता है। ये लक्षण होते हैं। या तो उसको बहुत ज्यादा पसीना आएगा, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होगी, या बिल्कुल ही कम होगी उसको, या बिल्कुल ही नहीं आएगा। अच्छा। उसके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है, जितनी गरम मसालेदार चीज़ें जितनी ज़्यादा खाओगे उतना ही आपका ब्लड इम्प्योर होता चला जाएगा। या जितनी वाइन का इनटेक करोगे, आजकल तो गर्ल्स भी खूब ही स्मोकिंग भी करती हैं, ड्रिंकिंग भी करती हैं, घर वालों से छुप के ही करती हैं। लेकिन क्या है, उनको ये नहीं पता ये इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाता है इनको। तो हर चीज़ लिमिट में करनी चाहिए, एक्सेसिव किसी चीज़ को बिल्कुल ना करें। ऐसे तो राजा महाराजा भी होते थे पहले, वो मदिरा का पान करते थे, लेकिन उनकी लिमिट होती थी। सही बात। वो एक मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते थे। ऐसा नहीं है कि आप लगातार ही सुबह बैठे और शाम तक पीते रहें, तो नेचुरल सी बात है, लीवर आपका डैमेज हो ही जाएगा ना। तो हम स्किन डिसऑर्डर की बात कर रहे थे। स्किन डिसऑर्डर जो है आज की डेट में लगभग 80% को मैं कहूँ तो प्रॉब्लम है। उसके पीछे रीज़न है, जो लोग बाहर का फास्ट फूड, जंक फूड जो चीज़ खाते हैं, मिर्च ज़्यादा खाएंगे ना तो उनको होगा ही, वो स्किन इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। ओके। लेकिन आयुर्वेद के अंदर चर्म रोग के अंदर जो है एक है सोराइसिस, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद में मंडल कुष्ठ बोलते हैं। जी। मंडल कुष्ठ सोराइसिस जिन पेशेंट्स को होता है, आयुर्वेद उसके पीछे कारण अलग बताता है। क्या कारण? आयुर्वेद में उसको कर्मज व्याधि कहा गया है। आपके कर्मों के अनुसार ही वो व्याधि आपको हुई है। अच्छा। क्योंकि कई बार हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं, हम उनको मेडिसिन देते रहते हैं, साल भर के ट्रीटमेंट के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है। या तो पेशेंट परहेज नहीं करता, अगर परहेज कर रहा है तो उसको रिजल्ट आना चाहिए। सही बात है। क्योंकि हम मेडिसिन अपनी खुद बनाते हैं, तो हमें पता है कि हमने मेडिसिन के अंदर क्या डाला है, ओरिजिनल है मेडिसिन की क्वालिटी। जी। तो फिर भी रिजल्ट नहीं आता है। तो आयुर्वेद में हमने थोड़ा और इस पर थोड़ा और डीप स्टडी किया, तो उसमें पता लगा कि ये कर्मज व्याधि है, सोराइसिस। तो कर्मों के आधार पर भी हो जाती है। तो चर्म रोग, स्किन डिसऑर्डर में पेशेंट कोशिश करें कि गरम मसाले, नॉनवेज बिल्कुल भी ना लें। नॉनवेज लेने से उनका पित्त एग्रीवेट हो जाएगा। पित्त एग्रीवेट होने की वजह से वो लीवर को इफेक्ट करेगा और ब्लड को भी इम्प्योर करेगा। तो इसलिए जो है आपको मिर्च वाली चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपका टेस्ट करने का मन है कि मुझे मिर्च खानी है, तो बिना मुंह जलने वाली मिर्च भी आती है मार्केट में, तो आप वो अपने टेस्ट के लिए ले सकते हैं। सर अभी आपने बोला जैसे नॉनवेज,
और आजकल क्या है कि लोग ज़्यादातर जो है वेज की तरफ जाने लग गए हैं। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जो भी हैं लोग, ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ आजकल लोग बाग वेज की तरफ ज़्यादा आजकल घूम गए हैं, वेज की तरफ जाने लग गए। तो क्या नॉन वेज सच में इतना इफेक्टेड होता है बॉडी के लिए कि आपको वेज ही कंज्यूम करना चाहिए, या दोनों में से क्या बेटर है? देखो, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो चीज़ पंच महाभूतों से मिलके बनी हुई है, नेचुरल है, वो सर्वश्रेष्ठ होगी। बिल्कुल। अब सब्जियां हैं, वेजिटेरियन जितनी भी हैं, सब जमीन में उगने वाली चीज़ें हैं। तो वो पंच महाभूत की जो शक्ति है उन मेडिसिन्स के अंदर, वो चीज़ जो है वेजिटेबल्स जितनी भी हैं उनके अंदर, वेजिटेबल हुआ, फ्रूट हुआ, तो उनके अंदर वो चीज़ आती ही आती है। लेकिन क्या है कि इसमें जो नॉन वेज है, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होता है। उससे क्या है कि हार्ट डिसऑर्डर या हार्ट की प्रॉब्लम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, अच्छा। इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग आजकल वेज अपनाने लग गए, लोगों को नॉलेज हो गई है मेरे ख्याल से। तो सर, स्किन के साथ साथ अब एक बात करें हेयर की, तो वो भी आज के टाइम पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मेरे लिए भी काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। नहीं, देखो, हेयर का हम रूट कोज पे जाते हैं। बेसिकली हेयर फॉल क्यों हो रहे हैं? आप अगर एक्सेसिव मात्रा में आप शैम्पू का यूज़ करेंगे तो हेयर्स की जो रूट हैं वो सारी कमज़ोर हो जाएंगी, और कमज़ोर होने की वजह से वो अपने आप ही झड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। आप उसमें अगर डेली डेली हाईली केमिकल उसकी उनकी रूट्स पे डालोगे, ऐसा क्या है वो कि मतलब आपके उससे नहीं उतर रहा, आप बार बार उसमें केमिकल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपके पास बहुत सारे ऑप्शन से पहले तो नहीं होते थे ये शैम्पू, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, तो ट्रेंड में चलने लग गया कि भाई अब जगह जगह एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो रही है, ये शैम्पू अच्छा है, वो शैम्पू अच्छा है। तो इस तरह की चीज़ों पर जो पब्लिक है उसका इंटरेस्ट ज़्यादा है कि हाँ, ये ज़्यादा कॉस्टली है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन जितना वो रहेगा, कॉस्टली रहेगा, मुझे लगता है कि उसके अंदर केमिकल की मात्रा जो है ना वो बढ़ उतनी जाती ज़्यादा है। होगी। ओके। पर सर जेनेटिक भी होता है कई लोगों को, मैंने देखा है कि उनके हाँ, फादर जेनेटिक भी होता है, लेकिन उसमें जो है हम ऐसा नहीं है कि बाल चले गए हैं तो आ नहीं सकते, आ सकते हैं बाल, लेकिन उसमें पेशेंट को भी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। रीज़न कई हो सकते हैं उसमें, जैसे अब आजकल जो लोग जिम जाते हैं, जो टीनेजर जो जिम में जा रहे हैं, वो वहाँ पर प्रोटीन्स की एडवाइस देते हैं और वो उनको अननेसेसरी खाने लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नीड ही नहीं है इनको। तो जिम के जो प्रोटीन्स हैं इनको तो अवॉइड करना चाहिए। आपको नहीं पता ना कि उसकी क्वालिटी कहाँ बन रही है, कैसी है। उसके अंदर स्टेरॉइड्स भी होते हैं आपको जल्दी बॉडी बिल्डअप करने के लिए। ये चीज़ें तो चल ही रही हैं आज की डेट में। तो जितने भी ये फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, इनको आपको अवॉइड करना है। और ज़्यादा केमिकल, जो ज़्यादा शैम्पू का यूज़ है वो बिल्कुल आप बंद कर दो, इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दो। ओके। अगर आप एक नॉर्मली पर्सन का जो एक शैम्पू यूज़ करता है, एक पर्सन जो है वो बिल्कुल ही शैम्पू का यूज़ नहीं करता है, आप उनके बालों की जो थिकनेस है ना, उससे आप पता लगा सकते हो। जिसने बार बार केमिकल का इस्तेमाल किया उसके बाल जो है बिल्कुल पतले मिलेंगे आपको, जिसने नहीं यूज़ किया उसके स्ट्रॉन्ग और सॉलिड मिलेंगे आपको। तो आयुर्वेद में कोई ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हेयर रीग्रोथ का भी ऑप्शन हो? हाँ, रीग्रोथ का ऑप्शन है इसमें। ओके। तो इसमें हम बेसिकली कुछ मेडिसिन्स के थ्रू भी करते हैं, और उसमें हम लीच थेरेपी लगाते हैं। इसमें जो हम जलोका है, जो भगवान धन्वंतरी का प्रिय है, तो हम उसमें लीच थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो पोर्स होते हैं, जो उनके जो पोर्स हैं, उनको ओपन करने के लिए उन पर लीच लगाते हैं हम। अच्छा। ताकि वो ब्लड सक करेंगी तो पोर्स ओपन हो जाएंगे, ओके। उससे फिर रीग्रोथ हो जाती है। ओके। और कुछ ऐसा है कि जैसे सपोज किसी के हल्के पतले हो गए हैं या कुछ हो गए हैं, तो उसमें कुछ घर का कुछ करके ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग? हाँ, उसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे आपने जो है एक दिन है आपके पास फ्री टाइम है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि त्रिफला चूर्ण ले लें, यवकूट मोटा हुआ, बिल्कुल बारीक पाउडर ना लें त्रिफला का, ओके। मोटा दरदरा लें। उसको 2 चम्मच से जो है 2 गिलास पानी में उसको भिगो लें। ठीक है। भिगोने के बाद जो है उसको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के, और उससे उसको पूरे सिर को धो लेना है, वॉश कर लेना है, हेड को वॉश कर लेना है। उससे क्या होता है कि हरड़ बहेड़ा आंवला, जिसमें से जो हरड़ है वो भी रसायन का काम करती है, जो आंवला है वो भी रसायन का काम करता है। रसायन उसको बोलते हैं जिससे आयु बढ़ती है। ओके। ओके। तो
दो इसमें रसायन का इस्तेमाल हो गया। अब इस अगर आंवले के पाउडर को मोटा दरदरा कुटे हुए जो पाउडर है, इसको अगर आप हम जो है रात में सुबह उठ के सुबह अगर सिर में लगाएंगे तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा। ये जो फॉल आपका बिल्कुल रुक जाएगा आपका। अच्छा, तो मतलब कि घर के नुस्खे से भी हम रोक सकते हैं अगर किसी का स्टार्टिंग है तो। हाँ हाँ, स्टार्टिंग है तो रोक सकते हैं। तो सर जैसे आपने लीच थेरेपी की बात करी, थोड़ा सा अनयूजुअल लगता है सुनने में, जो जनरली हमें हर क्लिनिक में नहीं मिलता। इस तरह से ही एक चीज़ है जो हमें हर क्लिनिक में देखने को नहीं मिलती, क्योंकि आयुर्वेदिक क्लिनिक हमारे आसपास भी नियर बाय काफ़ी सारे हैं। बट जब हमने आपके क्लिनिक पे विजिट किया था तो हमें देखने को मिला था पंचकर्मा थेरेपी। तो पंचकर्मा थेरेपी क्या होती है, पंचकर्मा क्या होता है, वो आप थोड़ा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? पंचकर्मा बेसिकली हम ये कहें कि प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी। पंचकर्मा के थ्रू जो है हम बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। एक तरह से पुनर्जन्म यानी कि दोबारा जन्म जो है आपका हो जाता है अगर आप डिटॉक्सिफाई करा लेते हैं। अच्छा। उसमें हम क्या करते हैं पंचकर्म में आपके जो जितने भी पोर्स हैं, शरीर के जितने छोटे छोटे छिद्र हैं, उनको हम ओपन करते हैं स्टीम देकर। पहले हम उसमें अभ्यंग करेंगे। ओके। हाँ, तो उससे क्या होगा कि पहले एक बार तेल की पूरे शरीर पे मालिश हो जाएगी। जो मेडिकेटेड ऑयल होते हैं, सेचर आदि है, मानायण तेल तो है। ऑयल्स भी आप खुद ही बनाते हैं? हाँ, ऑयल्स भी खुद ही बनाते हैं ओके। ताकि पेशेंट्स को हम रिजल्ट दे सकें। ओके। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो एमडी रसशास्त्र रहा है, तो अब रसशास्त्र है तो अब रसशास्त्र बेसिक करना अपने आप में एक बहुत बड़ा डीप सब्जेक्ट है, जी। जिसमें हर मेडिसिन की फॉर्मुलेशंस तैयार होती है। ओके। बेसिकली 5 कर्म होते हैं इसमें: वमन, विरेचन, वस्ती, रक्तमोक्षण, शिरोधारा। ओके। 5 कर्मों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर, जैसे हम वमन की बात करें तो हम वोमिटिंग करा के कफ रोगों को बाहर निकाला जाता है। अच्छा। कफ के जितने भी 20 प्रकार के रोग हैं उन सबको बाहर निकाला जाता है। और सेकंड में विरेचन की बात करेंगे, जितने भी पित्त व्याधियाँ होती हैं, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें हम विरेचन करा के इन व्याधियों को दूर किया जाता है। दस्त लगा के, लूज मोशन लगा के हम उसको बाहर करते हैं। ओके। उससे क्या है कि अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी पूरी शुद्ध हो जाती है। उसमें आपको डिजीज होने के चांसेस कम रहते हैं। और मैं कहूँगा 15 डेज में या 20 डेज में एक बार आपको पंचकर्म करा लेना चाहिए। अच्छा। रक्त मोक्षण की जिसकी हम बात कर रहे थे, रक्त मोक्षण जो है वो बेसिकली इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसके लिए हम या तो सिरावेदन का प्रयोग करते हैं। सिरावेद में निडल से ब्लड निकालते हैं। ओके। निडल से बॉडी में प्रिक करके। दूसरा होता है लीच थेरेपी, जिसमें जलोका यानी कि जोंक को लेकर और जो भी जिस भी जगह हमें लगाना होता है कि जो भी सिस्ट फॉर्मेशन है या कैंसर कोजिंग है या कुछ भी चीज़ है जिससे हमें उसको बाहर निकालना होता है, अशुद्ध रक्त को बाहर निकालना, तो वहाँ पर जोग लगा के और हम उससे बाहर निकाल लेते हैं। ओके। और इसमें नेक्स्ट है वस्ती। वस्ती जो है वात रोगों की सर्वोत्तम चिकित्सा है। वात का मतलब आप समझे दर्द, आपको कहीं भी दर्द हो रहा है, नी जॉइंट पेन है, तो इसका मतलब आप समझे कि आपका जो है वात जो है वो इंक्रीज हो गया है और उसकी सर्वोत्तम चिकित्सा ही वस्ती है। ओके। वस्ती मॉडर्न में एनीमा दे देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में हम जैसे निरुवस्ती है, मात्रावस्ती है, मेडिकेटेड ऑयल एनीमा के थ्रू एनल रीजन से इंसर्ट कराया जाता है। उसमें पर्टिकुलर डोज को बढ़ाया जाता है, ऑयल्स की मेडिकेटेड ऑयल की डोज को बढ़ाकर, और व्याधि का शमन किया जाता है, व्याधि को शांत किया जाता है। ठीक है। और जो है नेक्स्ट है सिरोधारा। सिरोधारा में क्या करते हैं, आजकल जिसके कॉमन हो गया है माइग्रेन, आज सबको सिर में दर्द रहता ही है। कारण चाहे एसिडिटी हो, चाहे कुछ भी XYZ कुछ भी रीज़न हो कि सिर में दर्द क्यों हो रहा है, तो उसके लिए सिरोधारा में हम जो है फोरहेड पर मेडिकेटेड ऑयल, ब्राह्मी तेल, शंखपुष्पी तेल, उनकी धारा के थ्रू जो है वो लगातार फोरहेड पर, माथे पर जो है गिरता रहता है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। ओके। और जो है माइग्रेन जो पेन है वो भी ठीक हो जाता है। ओके। पर जैसे सर अभी आजकल क्या है कि ये जो आपने सारी चीज़ें बताई है तो कॉमन है बहुत ज़्यादा आजकल, पर इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कॉमन चल रही है, वो चल रहा है जो मेल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आज की डेट में। जैसे कि अभी आप इंडिया में देख रहे हैं काफ़ी सारे IVF सेंटर भी ओपन हो रहे हैं कंटिन्यूसली।
तो मुझे ऐसा लगता है कि इनफर्टिलिटी इश्यूज बढ़ रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही है। तो आयुर्वेदा में क्या इनफर्टिलिटी इश्यूज के भी जो ट्रीटमेंट है वो कैसे, क्या ट्रीट? हाँ, डेफिनेटली आयुर्वेद का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल। चाहे मेल की इनफर्टिलिटी हो चाहे फीमेल की हो, दोनों ही हेल्प करती हैं। आयुर्वेद की जो मेडिसिन्स हैं वो इसमें क्योर करने में हेल्प करती हैं। अब हम इसके कोज की बात करेंगे। इनफर्टिलिटी, मेल इनफर्टिलिटी है तो वो कारण क्या है, मेन रीज़न क्या है? पहला तो लाइफस्टाइल ही है। बिल्कुल। अगर आप लाइफस्टाइल ही ठीक से नहीं रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट होंगी होंगी। दूसरा ये है कि ज़्यादातर अल्कोहलिक हैं, स्मोकिंग है, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। जैसे जो जो पेशेंट्स ज़्यादा इंटेक करते हैं, अल्कोहल का इंटेक करते हैं, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनका जो स्पर्म काउंट है वो या तो लो हो जाएगा या बिल्कुल ही नील हो जाएगा, जिससे कि आगे वो कंसीव नहीं करा पाएंगे। ओके। तो मेल इनफर्टिलिटी में ओबेसिटी का भी बहुत बड़ा रीज़न है। ओके। मोटापा बहुत बड़ा कारण है, और वो जब तक लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहेगा तब तक वो ठीक नहीं हो पाएगा। एक रीज़न इसमें ये है कि जो चिकन पॉक्स है, जिन पेशेंट्स को बचपन में कभी चिकन पॉक्स हुई थी, तो उनमें होता क्या है कि स्पर्मेटिक कोड ही डेवलप नहीं होती है, या वो जो है स्पर्मेटिक कोड है वो ब्लॉक हो जाती है, जिस मार्ग के थ्रू स्पर्म जो है बाहर, जो शुक्राणु है वो बाहर निकल के आता है, वो मार्ग ही अवरुद्ध हो जाता है, वो मार्ग ही बंद हो जाता है। ओके। तो आपको उसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हिस्ट्री है उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि एक तो ये रीज़न हो गया। दूसरा ये है कि कभी कोई इंजरी ना हो, स्कोटम में या टेस्टिस में किसी तरह की कोई इंजरी ना हो। बचपन में कोई चोट लग गई आपको गलती से भी, तो उसमें क्या है, स्पर्मेटिक कोड डिस्कनेक्टेड हो गई, कट गई है, तो वो ब्लॉक ही हो गई है, तो भी इसमें एक ही रीज़न होता है। ठीक है। और जो पेशेंट्स ज़्यादा मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, जो ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ज़्यादा पेन किलर्स का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो उनमें भी ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन मेडिसिन की गर्मी की वजह से जो है वो स्पर्म काउंट नील होना या बिल्कुल ही लो लेवल पे चले जाना, ये बेसिकली उनकी हीट की वजह से हो जाता है। ओके। स्मोकिंग बहुत बड़ा रीज़न है। स्मोकिंग ऐसा रीज़न है कि जब आप स्मोक करते रहेंगे ना, तो होता क्या है, बेसिकली तंबाकू जो हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर जाके वो ड्राइनेस को बढ़ा देगा, रूखापन बढ़ा देगा। तो उसमें ऐसा लगता है हमें, कई बार नाड़ी ऐसी फील होती है कि पेशेंट ने कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई स्मोकिंग तो नहीं की है। अच्छा, ये भी पता लग जाता है? हाँ, पता लग जाता है, उसमें नाड़ी से पता लग जाता है कि आपने स्मोकिंग तो नहीं। अंदर ड्राइनेस दिखाई देगी, जब नाड़ी आप पल्पेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसकी जो नाड़ी है वो ड्राई चल रही है। ओके। तो उसमें ये पता लग जाएगा कि या तो इनकी अल्कोहल हिस्ट्री है, या स्मोकिंग हिस्ट्री ज़्यादा है, या फिर मिर्च मसाले या नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं, तो उसकी वजह से बॉडी में ड्राइनेस आ जाएगी। ड्राइनेस आने की वजह से सभी जगह सूख ही जाएगा वो। ओके। सूख जाएगा इन द सेंस आपका जो स्पर्मेटिक है वो भी ड्राई हो जाएगी, ठीक है। उसमें भी रूखापन आ जाएगा। तो जो स्पर्म को जो एक टेम्परेचर मिलना चाहिए, वो हीट की वजह से, वो ज़्यादा होने की वजह से शुक्राणु जो है वो अंदर ही डेड हो जाते हैं फिर। ओके, ठीक है। ये तो रीजंस हो गए इनफर्टिलिटी के। अब क्या ये सारे रीजंस ट्रीटेबल हैं, या इनमें से कुछ ऐसे रीजंस भी है जो ट्रीट हो ही नहीं सकते? देखो, ऐसा है, जिनमें स्पर्म काउंट बनते हैं, FNAC आप कराएंगे, बायोप्सी कराएंगे टेस्टिस की, जिनमें अगर स्पर्म्स बनते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, 1 या 2% बन रहे हैं, तो वो क्योरेबल है। ओके। लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है करना। तो मेडिसिन के थ्रू ही बढ़ाया जा सकता है, या फिर कुछ घर के नुस्खे भी हैं जिनके थ्रू बढ़ाया जा सकता है? नहीं, मेडिसिन्स भी हैं और घर के नुस्खे भी हैं, तो दोनों ही घर के अवेलेबल नुस्खे हैं। अगर हम कुछ देना चाहें टिप्स अपने ऑडियंस को, तो क्या रहेंगे? घर के टिप्स में है, जो आप मखाने हैं, मखाने की खीर बना के और आप सुबह शाम खाएं, या रात में एक बार भी ले लें तब भी सफिशिएंट। उससे क्या आपका स्पर्म काउंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में ये है कि आप, आजकल आम का सीज़न है, तो आप आम ज़्यादा खाएंगे, पका हुआ आम खाएंगे, खट्टा आम नहीं खाएं, पका हुआ आम खाएंगे तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ा देगा। पका हुआ केला खाएंगे तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। ओके। अच्छा। खट्टी चीज़ें खाएंगे तो आपका स्पर्म काउंट डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैंने सुना है। हाँ, तो इसलिए आप खट्टी चीज़ें अवॉइड करें।
ओके। और एक रीज़न है नॉनवेज। जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो इनफर्टिलिटी के शिकार होंगे ही होंगे। अच्छा। उसका रीज़न है गरम मसाले उसके अंदर डलते हैं। अब आप ये देखो, एक चिकन को पकाने के लिए हम कितने गरम ताकतवर गरम मसालों को डाल के तब उसको पकाते हैं, तब जाके हम उसको खाते हैं। तो कितने हाईली जो सेंसिटिव गरम मसाले होते हैं ताकि उसको वो अच्छे से वो क्या बोलते हैं, गला सके या हाँ, अच्छे से उसको गलाने के लिए अच्छे हाई क्वालिटी के मसाले चाहिए। लेकिन आजकल मसाले में भी केमिकल्स डल रहा है, प्योर मसाले आपको नहीं मिलेंगे। तो इम्पैक्ट नॉनवेज करता है या मसाले करते हैं? देखो, दोनों चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। मसाले प्रकृति से गर्म होते हैं, वो आपके स्पर्म काउंट को नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है, स्पर्म को नहीं बनने देंगे, वहीं डेड कर देंगे। जो मांस है वो भी तो, उसकी भी तो प्रकृति गर्म है ना, तो वो भी गर्म है। डबल चीज़ गर्म मिलके तो क्या होगा, अंदर आपका जीआईटी पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, जला देगी। तो जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक है वो आपका पूरा ही डैमेज हो जाएगा। आप जो खाएंगे वो आपको पचेगा नहीं, आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, तो कॉज सारा का सारा सर्कुलेशन में आता रहेगा। तो सर, इनफर्टिलिटी तो एक फैक्टर हो गया, एक फैक्टर और आता है जिसमें जो कपल है वो हेल्दी है बट स्टिल उनके बेड परफॉर्मेंस में इश्यूज रहते हैं, तो उसके क्या रीजंस होते हैं? परफॉर्मेंस करने में रीज़न ये आते हैं कि जिन्होंने बचपन की गलतियाँ की हैं, जैसे ज़्यादातर मास्टरबेशन किया है, या फिर जो है वगैरह वगैरह इस तरह की जो भी मेडिसिन्स हैं उनका ज़्यादा सेवन किया है, ओके। तो उनसे उनको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ उनका पूरा जीआईटी डिस्टर्ब रहेगा ही रहेगा। अच्छा। ठीक है, उनका पेट तो खराब रहेगा क्योंकि उन्होंने एक्सेस मात्रा में ऐसा किया है। और दूसरा क्या है कि ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि साइकोलॉजिकल भी है, क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाते उस चीज़ के लिए। या तो आपने उन मेडिसिन्स की, इतनी एलोपैथी की मेडिसिन्स ले लेके अपने आप को एक्साइट करके पहले ही चीज़ें आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दी हैं, और जब आपका समय आया कि भाई आपको कंसीव कराना है तो आपको इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा कि भाई हम जो है परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। ओके। आप प्योर ओरिजिनल देसी भैंस का घी खाइए, भैंस के जो दूध है उसकी मलाई खाइए। ओके। हाँ, ये चीज़ें हैवी होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल के बच्चे तो इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। जिम में आप नॉर्मल एक्सरसाइज करें, कोई ज़्यादा हैवी कुछ करने की नीड नहीं है। नॉर्मल एक्सरसाइज करें, आपका जीआईटी सिस्टम पूरा एक्टिव रहेगा, जो आप खाएंगे वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। ओके। इसमें जैसे स्तंभन की हम बात करें, जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, उसमें हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो बबूल जो होती है, बबूल की फली, ओके। तो आप 50 ग्राम बबूल की फली लें, उसको छाया में सुखा लें, उसका पाउडर बना लें, और 50 ग्राम ही आप जो है खांड लें या फिर जो है सिटा मिश्री लें। दोनों को मिक्स करके और रात में 1 चम्मच जो है आप गर्म दूध के साथ लें। ओके। तो उससे आपका ये ड्यूरेशन जो 1 मंथ आप लेंगे तो ये बिल्कुल क्योर हो जाएगी। ओके। आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, जहाँ तक हम बात करें स्टिफनेस की, जो लिंग में जो तनाव नहीं हो पाता है, पेनिस में जो स्टिफनेस नहीं आती है, उसके लिए बेसिकली क्यों नहीं आ पाती, ये सारा रीज़न जो है नर्वस सिस्टम पे काम करता है। इसमें आपका नर्वस सिस्टम वीक है, ये साइकोलॉजिकल ही है सारा। तो उसमें हम जो है अश्वगंधा और सीता मिश्री दोनों का योग बना के उसमें हम दे सकते हैं। ओके। अश्वगंधा जो है आप मार्केट से परचेज, पंसारी की दुकान से आप परचेज कर सकते हैं। उसको परचेज करने के बाद आप जो है 50 ग्राम अश्वगंधा का पाउडर और 50 ग्राम आप सीता मिश्री, और आपको साथ में स्तंभन का भी है तो उसमें 25% जो है 25 ग्राम जो है उसमें आप कीकर फली का पाउडर मिला दें। ओके। इसमें रात को ही लें 1 चम्मच, तो आपको काम करना स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है। लेकिन इसके साथ आपको नॉनवेज बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा, गरम मसालेदार चीज़ें बिल्कुल बंद करनी पड़ेंगी। ओके। हाँ, वाइन आपको बंद करनी पड़ेगी, स्मोकिंग आपको बंद करनी पड़ेगी। एक तरफ से तो हम मेडिसिन ले रहे हैं और दूसरी तरफ से आप जो है उसको क्योर करने के रास्ते पर नहीं है, तो बिल्कुल ही वर्ज हो जाएगी कंडीशंस। आप मेडिसिन भी ले रहे हैं, रिजल्ट भी नहीं आ रहा है। बहुत मज़ा आया सर आपसे बात करके, और बहुत हमें बड़ा मजा आया यार आप दोनों से बात करके ना। बहुत नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिली, आज आप समझने को लोग भी मिली। खुल के हंसे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑफ कैमरा ज़्यादा हंसे। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो सर। वेलकम। थैंक यू सर।